3 जनवरी शिक्षा के देवी भारत के पहले महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्मदिन पर उन्हें कोटि कोटि नमन, प्रणाम, चरण बंदन। SC ST OBC मूल निवासी को ढेर सारा बधाई। आज उनके जन्मदिन पर माता सावित्रीबाई फुले जी की जीवन चरित्र पर चरित्र चित्रण करते हैं या उनके जीवन परिचय को जानते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। सावित्रीबाई फुले भारत का प्रथम शिक्षिका एवं महिला समाज सुधारक। सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के नवागांव में 3 जनवरी 1831 को हुई थी। 9 साल की उम्र में ही उनका विवाह 1840 में 12 साल के ज्योतिराव फुले, जिनको बाद में ज्योतिबा फुले कहा गया, उनसे हुई थी। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को 2 संतानें थी, जिसमें से यशवंतराव उनके दत्तक पुत्र थे, जो एक विधवा ब्राह्मणी का बेटा था। सावित्री जब छोटी थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तब एक बार वह अपने घर में अंग्रेजी एक किताब के पन्ने पलट रही थी। तभी उन पर अचानक उनके पिताजी की नज़र पड़ी, जो अपनी बेटी के पढ़ने के प्रयास से एकदम चिढ़ गए। उन्होंने गुस्से से तुरंत उस किताब को छीनकर खिड़की से बाहर फेंकते हुए सावित्री को यह धमकी दी कि यदि उसने भविष्य में पढ़ने का प्रयास किया तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जाहिर है सावित्री बचपन में उनके पिता का प्रतिरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए वह चुप थी। पर ऐसा नहीं कि वह सब कुछ बर्दाश्त कर गई, बल्कि वह चुपके से बाहर गई और उस किताब को छिपाकर वापस ले आई और उसने ये निश्चय किया कि वह एक न एक दिन पढ़ना जरूर सीखेगी और तब वह इस किताब को भी पढ़ेगी। सावित्री का विश्वास आखिर उस दिन रंग लाया जब उनकी शादी महान सामाजिक क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फुले से हुई, जो शिक्षा के प्रबल समर्थक थे एवं वो महिलाओं की आत्मनिर्भरता और मुक्ति के लिए शिक्षा को अनिवार्य अस्त्र मानते थे। इसलिए उन्होंने सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षित किया। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिबा फुले से शिक्षा और प्रेरणा ग्रहण की, पर साथ ही यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि उनके कार्य के पीछे स्वयं की भी लगन, मेहनत और समर्पण था। सावित्रीबाई ने शिक्षा अर्जित करने के बाद इस विद्या का उपयोग समाज के लिए करना आरंभ किया और उन्होंने अन्य महिलाओं को पढ़ाने की जिम्मेदार स्वयं अपने कंधों पर ली। उस काल में स्त्री शिक्षा एक विद्रोही कदम था और यह मानव समाज, खासकर भारत या परिप्रेक्ष्य में एक विशेषता रही है कि सामाजिक व्यवस्था में पीड़ित होने के बावजूद स्त्री इसका विरोध करना तो दूर, बल्कि इस व्यवस्था का विरोध करने वाले पर ही दोषारोपण करने लगती है। इसलिए सावित्रीबाई का सर्वाधिक विरोध महिलाओं द्वारा ही हुआ, जो न सिर्फ उन्हें तरह तरह के ताने मार के प्रताड़ित किया करती थी, बल्कि उनमें से कई महिलाएं तो सावित्रीबाई फुले के स्कूल आते जाते वक्त उन पर गोबर और पत्थर तक फेंका करती थी। ऐसे में उनके कपड़े और चेहरा गंदा हो जाया करता था। स्पष्ट है कि सावित्रीबाई फुले को इन विरोध से कितना गहरा मानसिक कष्ट होती होगी, पर सावित्रीबाई ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। उल्टा उन सब को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने साथ एक और साड़ी ले जाने लगी, जिसे वो स्कूल जाकर पहन लिया करती थी तथा वापस आते समय फिर वही गंदी साड़ी बदल लिया करती थी। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ उन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम किए हैं। सावित्रीबाई ने समय के उस दौर में काम शुरू किया जब धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अस्पृश्यता, दलितों और स्त्रियों पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार अपने चरम सीमा पर थे। बाल विवाह, सती प्रथा, बेटियों के जन्म लेते ही मार देना, विधवा स्त्री के साथ तरह तरह के अमानवीय व्यवहार, अमल विवाह, बहुपत्नी विवाह आदि कुप्रथाएं समाज में व्याप्त थी। समाज में ब्राह्मणवाद और जातिवाद का बोलबाला था।
ऐसे समय सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का इस अन्यायी समाज और उनके अत्याचारों के खिलाफ खड़े हो जाना सदियों से ठहरे और सड़ रहे गंदे तालाब में हलचल पैदा करने का समान था। दोनों ने मिलकर सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले ने 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल भी पुणे महाराष्ट्र में खोला और 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला। पुणे में अस्पृश्यता का सबसे क्रूर और अमानवीय रूप देखने को मिलता है। इसी स्थान पर दलित, वंचित और स्त्री समाज के लिए लगातार स्कूल खोलना भी एक तरह से इस बात का इशारा था कि अब ब्राह्मणवाद की जड़ें हिलने में देर नहीं है। पुणे के भिडेवाड़ा में 1848 में खुले पहले स्कूल में 6 छात्राओं ने दाखिला लिया, जिनकी आयु 4 से 6 वर्ष की थी, जिनके नाम अन्नपूर्णा जोशी, सुमति मोकाशी, दुर्गा देशमुख, माधवी तत्थे, सोनू पवार और जानी करडीले थी। इन 6 छात्राओं की कक्षा ने बाद सावित्री के घर घर जाकर अपनी बच्चियों को पढ़ाने का आह्वान करने का फल यह निकला कि पहले स्कूल में ही इतनी छात्राएं हो गई कि एक और अध्यापक नियुक्त करने की नौबत आ गई। ऐसे समय विष्णुपंत तत्थे ने मानवता के नाते मुफ्त में पढ़ाना स्वीकार कर लिया और विद्यालय की प्रगति में अपना योगदान दिया। सावित्रीबाई फुले ने 1849 में ही पुणे में ही उस्मान शेख के यहाँ मुस्लिम स्त्रियों और बच्चों के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला। 1849 में ही पुणे, सतारा, अहमदाबाद नगर जिले में पाठशाला खोली। 1 जनवरी 1848 से लेकर 15 मार्च 1852 के दौरान इन 3 सालों ने सावित्रीबाई फुले ने अपने पति और प्रख्यात सामाजिक क्रांतिकारी नेता ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लगातार एक के बाद एक बिना किसी आर्थिक मदद और सहारे के लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोलकर सामाजिक क्रांति के बिगुल बजा दिया था। वह दृढ़ता के साथ समाज को जागरूक करने के लिए अपने मिशन से जुड़ी रही। उनका ये प्रयास जल्द ही सभी को नजर आने लगा। 16 नवंबर 1852 को शिक्षा विभाग ने उन्हें शाल ओढ़ाकर जनता के समक्ष सम्मानित किया। सावित्रीबाई का शिक्षिका के रूप में प्रभावी होने का असर उनके विद्यार्थियों पर भी खूब हुआ। 1855 में उनकी एक 11वां वर्षीय छात्र मुक्ताबाई ने ज्ञानोदय में एक प्रभावशाली निबंध लिखा, जिसमें उन्होंने दलित समाज की व्यथा और ब्राह्मणी धर्म पाखंड को प्रस्तुत किया। महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया, अपितु भारतीय स्त्री की दशा सुधारने के लिए उन्होंने 1852 में महिला मंडल का गठन कर भारतीय महिला आंदोलन की प्रथम अगुवा भी बन गई। इस महिला मंडल ने बाल विवाह, विधवा होने के कारण स्त्रियों पर किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ स्त्रियों को तथा अन्य समाज को मोर्चाबंद कर सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष किया। हिंदू स्त्री विधवा होने पर उसका सिर मुड़वा दिया जाता था। विधवाओं के सर मुड़ने जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए सावित्रीबाई फुले ने नाइयों से विधवाओं के बाल न काटने का अनुरोध करते हुए आंदोलन चलाया, जिसमें काफी संख्या में नाइयों ने भाग लिया तथा विधवा स्त्रियों के बाल न काटने की प्रतिज्ञा ली। इतिहास गवाह है कि भारत क्या पूरे विश्व में ऐसा सशक्त आंदोलन नहीं मिलता जिसमें औरतों के ऊपर होने वाले शारीरिक और मानसिक अत्याचार के खिलाफ स्त्रियों के साथ पुरुष जाति प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो। नाइयों के कई संगठन सावित्रीबाई फुले द्वारा गठित महिला मंडल के साथ जुड़े। सावित्रीबाई फुले और महिला मंडल के साथियों ने ऐसे ही अनेक आंदोलन वर्षों तक चलाए वो उनमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। सावित्रीबाई न सिर्फ भारत की पहली महिला शिक्षिका एवं पहली महिला समाज सुधारक थी, बल्कि उनकी लेखनी भी बेहद प्रभावी थी। उन्होंने 1854 में उनका पहला संग्रह काव्य फुले प्रकाशित हुआ, जो अपने किस्म का पहला ऐतिहासिक साहित्य सिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें उन्होंने मराठी के प्रचलित अभंगों के ही शैली में अपने काव्य को प्रस्तुत किया, जिसमें उनकी भाषा सरल और
प्रभावी थी, जिसमें कुछ कविताएं जहां प्रकृति पर थी, वहीं अधिकांश कविताएं में शिक्षा, जाति व्यवस्था और गुलामी की समस्याओं को उठाया गया था। इस संग्रह को आज मराठी साहित्य का आधार माना जाता है। उनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह महात्मा फुले की जीवनी पर था, जो 52 कसी सुबोध रत्नाकर नाम से 1891 में प्रकाशित हुआ। इन रचनाओं के अलावा सावित्रीबाई फुले ने कुछ किताबों का संपादन भी किया है। इनमें 4 पुस्तकें ज्योतिबा फुले के भारतीय इतिहास पर व्याख्यान विषय पर थी। 1892 में उन्होंने खुद के भाषणों का भी संपादन किया। अपने एक निबंध कर्ज से सावित्रीबाई लिखती है कि हत्यारों और कर्मकांड को मानने के लिए कर्ज लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे तथाकथित परलोक तो नहीं सुधरने वाला, बल्कि कर्ज में डूबने में जिंदगी ही बर्बाद होगी। सावित्रीबाई फुले की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जिनमें वह सबको पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर जाति तोड़ने की बात करती थी। वो कहती थी, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, तुम्हारे पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति के बंधन तोड़ो। महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया, अपितु भारतीय स्त्री की दशा सुधारने के लिए उन्होंने 1852 में महिला मंडल का गठन कर भारतीय महिला आंदोलन की प्रथम अगुवा बन गई। इस महिला मंडल ने बाल विवाह, विधवा होने के कारण स्त्रियों पर किए जा रहे जुल्मों के खिलाफ स्त्रियों को तथा अन्य समाज को मोर्चा बंद कर सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष किया। हिंदू स्त्री के विधवा होने पर उसका सिर मुंडवा दिया जाता था। विधवा के सर मुंडवाने जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए सावित्रीबाई फुले ने नाइयों से विधवाओं के बाल न काटने का अनुरोध करते हुए आंदोलन चलाया, जिसमें काफी संख्या में नाइयों ने भाग लिया तथा विधवा स्त्रियों के बाल न काटने की प्रतिज्ञा ली। इतिहास गवाह है कि भारत क्या पूरे विश्व में ऐसा सशक्त आंदोलन नहीं मिलता, जिसमें औरत के ऊपर होने वाले शारीरिक और मानसिक अत्याचार के खिलाफ स्त्रियों के साथ पुरुष जाति प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो। नाइयों के कई संगठन सावित्रीबाई फुले द्वारा गठित महिला मंडल के साथ जुड़े। सावित्रीबाई फुले और महिला मंडल के साथियों ने ऐसे ही अनेक आंदोलन वर्षों तक चलाए। वो उनमें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 19वीं शताब्दी में कम उम्र ही विवाह करना हिंदुओं की परंपरा थी, इसलिए उस समय बहुत सी महिलाएं अल्प आयु में ही विधवा बन जाती थी और धार्मिक परंपराओं के अनुसार महिलाओं का पुनर्विवाह नहीं किया जाता। उस समय महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा न होने की वजह से महिलाओं पर काफी अत्याचार किए जाते थे, जिसमें कहीं कहीं तो घर के सदस्य द्वारा ही महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता था, जिसके कारण वो कई बार मां बन जाती थी। गर्भवती महिलाओं का कई बार गर्भपात कराया जाता था और अवैध संतान और बेटी पैदा होने के डर से बहुत सी महिलाएं आत्महत्या कर लेती थी या बदनामी के डर से अपने संतान को त्याग देती थी। अपने अवैध बच्चे के कारण वह खुद आत्महत्या न करे तथा अपने अजन्मे बच्चों को भी न मारे। इस उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले ने भारत का पहला 28 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की तथा निराश्रित असहाय महिलाओं के लिए अनाथ आश्रम खोला। स्वयं सावित्रीबाई फुले ने आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन अपनाते हुए आत्महत्या करने जाती हुई एक विधवा ब्राह्मण स्त्री काशीबाई, जो कि विधवा होने के बाद भी मां बनने वाली थी, उसको आत्महत्या करने से रोककर उसकी अपने घर में प्रसूति करवा के उसके बच्चे यशवंत को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। दत्तक पुत्र यशवंत राव को पाल पोस कर डॉक्टर यशवंत बनवाया। इतना नहीं, उसके बड़े होने पर उसका अंतरजातीय विवाह भी किया।
महाराष्ट्र का ये पहला अंतर्जातीय विवाह था। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने सारी परिवर्तन के कार्य अपने घर से ही शुरू कर समाज के सामने आदर्श प्रस्तुत किए। सावित्रीबाई फुले जीवन पर्यंत अंतर्जातीय विवाह आयोजित और संपन्न कर जाति और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए प्रयासरत रही। 25 दिसंबर 1873 को उन्होंने पहला विधवा विवाह करवाया, जिसका आम हिंदुओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया, परंतु ज्योतिबा फुले ने पहले ही पुलिस की व्यवस्था कर ली गई थी, इसलिए उन्हें विशेष परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये विवाह इस रूप में भी क्रांतिकारी थे कि इनमें ब्राह्मण पुरोहितों को शामिल नहीं किया गया था। ज्योतिबा फुले ने अपने सत्यशोधक समाज के माध्यम से खुद विवाह विधि तैयार की थी, जिसमें उन्होंने विवाह के लिए प्रयुक्त मंगल अष्टक में स्त्री पुरुष को एक समान और मित्रवत मानने की प्रतिज्ञा करवाई जाती थी। उस समय इस तरह की विधि का पालन करवाया जाना एक बहुत बड़ा विद्रोही कदम था। उनकी बनाई हुई संस्था सत्यशोधक समाज ने 1876 और 1879 के अकाल में अन्न छत्र चलाए और अन्न इकट्ठा करके आश्रम में रहने वाले 2000 बच्चों को खाना खिलाने की व्यवस्था की। 28 नवंबर 1890 को जब महात्मा फुले की रोगियों की सेवा करते हुए स्वयं रोगग्रस्त हो जाने से मृत्यु हो गई, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके भतीजे ने संस्कार अपने हाथों में लेना चाहा, लेकिन इस वक्त उनके बेटे यशवंतराव और सावित्री दोनों ने ही विरोध करते हुए महात्मा फुले का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। सावित्रीबाई भारत के इतिहास में पहली महिला थी जिसने अपने पति की चिता को अग्नि देकर पुरुषवादी वर्चस्व को चुनौती देते हुए समता की नींव रखी थी। इतना ही नहीं, महात्मा फुले के बाद सावित्रीबाई फुले ने खुद सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ली और 1893 में उन्होंने सद्भाव में सत्यशोधक समाज की मीटिंग में अध्यक्षता भी की। 1896 के अकाल में सावित्रीबाई पीड़ितों के सहयोग के लिए बड़ा ही संघर्ष करती रही और वो सरकार के सामने कल्याणकारी कदम उठाने के लिए दबाव बनाने में सफल हुई। 1897 में पुनः प्लेग की चपेट में आ गया, तब भी सावित्रीबाई ने बिना अपने जीवन की परवाह करते हुए स्वयं को रोगियों की सेवा में झोंक दिया। परंतु एक दिन एक बीमार बच्चे की देखभाल करते वक्त वो खुद भी इस बीमारी का शिकार हो गई और अंततः अपने पुत्र यशवंत के अस्पताल में 10 मार्च 1897 को उन्होंने दम तोड़ दिया। वही उनका बेटा भी अपने माता पिता की तरह ही जीवन के अंतिम क्षण तक रोगियों की सेवा करते हुए शहीद हुआ। सावित्रीबाई फुले का स्त्री होना उनके लिए कभी भी कमजोरी या बहाना नहीं रहा, बल्कि यह उनके लिए लाभदायक रहा। स्वयं स्त्री होने के नाते बड़े ही आसानी से वो महात्मा फुले के मिशन को कार्य रूप दे पाई। सावित्रीबाई फुले अपने कार्यों से सदा समाज में अमर रहेगी। जिस वंचित शोषित समाज के मानवीय अधिकारों के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, वही समाज उनके प्रति अपना आभार, सम्मान और उनके योगदान को चिन्हित करने के लिए पिछले 2-3 दशकों से दिल्ली से लेकर पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को 3 जनवरी को शिक्षक दिवस और उनके परिनिर्वाण 10 मार्च को भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।